हे गाइस, वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं शैक्षिक प्रशासन के कार्य तथा शैक्षिक प्रशासन के नियम या सिद्धांत आदि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड पिछले के 2 वीडियोस में हम शैक्षिक प्रशासन की अर्थ, अवधारणा, परिभाषा, महत्व, उद्देश्य, प्रकृति तथा शैक्षिक प्रशासन के प्रकार आदि हमने पिछले 2 वीडियोज में हम शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र आदि हमने समझ लिए हैं। वो वीडियो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार से ज़रूर जाकर उसे देख लीजिएगा ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, शैक्षिक प्रशासन के कार्य तथा शैक्षिक प्रशासन के नियम या सिद्धांत इस वीडियो में हम समझने वाले हैं विद नोट्स। तो चलिए तैयार हो जाइए कॉपी पेन लेकर। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें अभ्युदय क्लासेज यूपी को, ताकि आगे जो भी वीडियो जाए वो आप तक समय से पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं शैक्षिक प्रशासन के कार्य। आधुनिक युग में शिक्षा का विकास अत्यंत तीव्र गति से हो रहा है। उसके विकास में तीव्रता शैक्षिक प्रशासन के कार्यों में वृद्धि होने से हुई है। ये जहाँ पर शै तथा प्र लिखा होगा उसका वो शैक्षिक प्रशासन का शॉर्ट है। ठीक है, तो आप उसे समझ सकते हैं। अब आगे देखते हैं। शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने और उसे सर्वोत्तम बनाने में शैक्षिक प्रशासन का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, शैक्षिक लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु शैक्षिक प्रशासन से संबंधित सभी व्यक्ति शिक्षा तथा शिक्षण कार्यों में जुड़े रहते हैं। मतलब कि शैक्षिक लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जो भी व्यक्ति हैं शिक्षा तथा शिक्षण कार्य से जुड़े रहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे शैक्षिक प्रशासन के कार्य के महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखेंगे जेबी सीयर्स के अनुसार शैक्षिक प्रशासन के कार्य। ठीक है, तो इसमें पहला हेडिंग जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे योजना बनाना अथवा नियोजन करना। क्योंकि पहला जो हमारा कार्य होता है, कोई भी कार्य हम करने जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, योजना बनाते हैं। ठीक है, योजना बनाना या नियोजन। ओके, अब इसमें देखते हैं हम क्या लिखेंगे। नियोजन का अर्थ किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए जाने वाले कार्य, उसकी कार्य प्रणाली, सहयोग, व्यक्तियों, परिस्थितियों तथा सहायक सामग्री व वस्तुओं की एक रूपरेखा बनाना। इस प्रकार की रूपरेखा निर्धारित किए बिना कोई भी कार्य पूर्णतः सफल नहीं हो सकता है। ठीक है, योजना बनाने में न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य को भी ध्यान में रखना पड़ता है। ये बात तो हम सभी को पता है कि कोई भी कार्य जब हम करने जाते हैं तो सबसे पहले योजना बनाते हैं कि ये कार्य हम करेंगे और कैसे करेंगे ये हम सब निर्धारित कर लेते हैं। उसके बाद जब हम कोई भी योजना बनाते हैं उसे वर्तमान परिस्थिति जो कि हमारा वर्तमान में जैसा चल रहा है और भविष्य को भी ध्यान में रखते हुए हम योजना बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा शैक्षिक प्रशासन के कार्य में पहला पॉइंट। ओके, अब हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हमारा हो जाएगा संगठन करना या व्यवस्था। ओके, इसमें देखते हैं शैक्षिक प्रशासन का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य संगठन या व्यवस्था करना है। संगठन करने से तात्पर्य उन साधनों से है जो योजनाओं को क्रियान्वित करने में सहायक होते हैं। संगठन का उद्देश्य यह होना चाहिए कि वह सभी साधनों के आपसी सहयोग से शैक्षिक प्रशासन के कार्यों को सफल बनाए। ओके, इतना क्लियर है। इसके लिए मानवीय एवं भौतिक तत्वों के संगठन के साथ साथ उनमें संबंध का होना अत्यंत आवश्यक है। ओके, इतना क्लियर है। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड पॉइंट। हेडिंग डालेंगे निर्देशन, ठीक, या संचालन। निर्देशन या संचालन लिखेंगे। अब इसमें देखते हैं शैक्षिक प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य निर्देशन करना भी है। योजना बनाने और संगठन के सभी साधनों को जुटाने के बाद शैक्षिक प्रशासन के कार्य को उचित रूप से करने के लिए कुशल निर्देशन की जरूरत पड़ती है। निर्देशन की प्रक्रिया में प्रशासक को निपुण होना चाहिए। ओके, क्योंकि विभिन्न कार्यों को करने के लिए उचित निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। ये हम सभी को पता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें उचित निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि हम घर में ही अपने देख लेते हैं, कोई भी कार्य हम करने जाते हैं तो सबसे पहले योजना बनाते हैं, फिर हम संगठन करते हैं या जो हमारा जैसे घर में सामान होते हैं, जैसे कि हम सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि हम सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं तो हम योजना जैसे हो जाएगा हमारा कि हम सब्ज़ी बनाएंगे और सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं। फिर हम देखेंगे संगठन करेंगे सामग्रियों की कि
नमक, तेल आदि जैसे घर में महिलाएं रखती हैं, हम लोग रखते हैं, उसे संगठन करना हो जाएगा कि सामान हम कौन कौन सा मसाला आदि सब्जी में कैसे डालेंगे, तो हम सब एकत्रित कर लेते हैं, यानी कि एकीकृत कर लेते हैं, संगठन बना लेते हैं, उसकी व्यवस्था कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे कि ये निर्देशन को हम इस तरह समझ सकते हैं कि कोई भी कार्य जो है उसके लिए हमें उचित निर्देशन की आवश्यकता होती है। जैसे घर में ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारे घर का जो मुखिया होता है, जैसे किसी घर दादा दादी हो गए, किसी घर दादा दादी नहीं है तो पापा हो गए, मम्मी हो गई, कोई भी, उनके उचित निर्देशन में ही हम कोई भी कार्य करते हैं। तो इसीलिए शैक्षिक प्रशासन के लिए उचित निर्देशन, जैसे कि विभिन्न कार्यों को करने के लिए उचित निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, और कुशल निर्देशन के द्वारा इस शैक्षिक प्रशासन के कार्यों का संचालन सही ढंग से हो सकता है। ओके, ये क्लियर है? क्योंकि अगर उचित निर्देशन नहीं मिलेगा हमें तो हमारा कार्य सही ढंग से नहीं हो पाएगा, यानी कि हम अपने कार्य में सफल नहीं होंगे। इसीलिए जो हमारा थर्ड पॉइंट हो जाएगा शैक्षिक प्रशासन के कार्य में, वो हमारा निर्देशन हो जाएगा, जो कि उचित निर्देशन ही हमें सफलता की ओर ले जा सकती है और सफलता दिलाती है। ओके, ये क्लियर है? आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं हमारा, समन्वय या समायोजन करना। तो हेडिंग लिखेंगे फोर्थ, समन्वय या समायोजन करना। अब इसमें देखते हैं, शैक्षिक प्रशासन में समन्वय का कार्य शिक्षा संबंधी गतिविधियों में आपसी संबंध स्थापित करता है। यह समन्वय सभी व्यक्तियों में एक तरह से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ओके, क्योंकि जब तक सभी व्यक्ति एक होकर आपसी सहयोग एवं सद्भावना से कार्य नहीं करेंगे, तब तक शैक्षिक प्रशासन उन कार्यों में सफल नहीं होगा। ओके, अतः शैक्षिक प्रशासन को अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए सभी व्यक्तियों में समन्वय का होना अत्यंत आवश्यक है। ये लाइन भी क्लियर है? ओके, अब हम देखते हैं हमारा जो फिफ्थ पॉइंट आ जाएगा हमारे शैक्षिक प्रशासन के कार्य में, वो हो जाएगा नियंत्रण या मूल्यांकन करना। ये हमारा शैक्षिक प्रशासन के कार्य का आखिरी पॉइंट है। जैसे कि सबसे पहले हम योजना करते हैं, फिर संगठन करते हैं, फिर निर्देशन देते हैं, फिर समन्वय स्थापित करते हैं या समायोजन करते हैं, उसके बाद नियंत्रण करते हैं या मूल्यांकन करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा शैक्षिक प्रशासन के कार्य में आखिरी पॉइंट, मतलब कि फिफ्थ पॉइंट। तो इसमें हम देखते हैं किसी भी प्रशासन में ये प्र का मतलब प्रशासन है, जैसा कि अभी हमने ऊपर बताया, आप समझ सकते हैं। ओके, नियंत्रण अति आवश्यक तत्व है। बिना नियंत्रण के किसी भी कार्य को या गतिविधियों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। ओके, अतः शैक्षिक प्रशासन में मानवीय तथा भौतिक गुणों या साधनों में नियंत्रण की आवश्यकता होती है, क्योंकि कोई भी कार्य नियंत्रण के अभाव में असफल हो जाएगा। ये लाइन भी क्लियर है कि कोई भी कार्य जो है उसमें नियंत्रण होना जरूरी है, और लास्ट में हम मूल्यांकन भी करते हैं कि हमने कैसे कार्य किया। ओके, तो कोई भी कार्य जो हमारा हो जाएगा वो नियंत्रण के अभाव में असफल होगा। ये हमारा हो जाएगा शैक्षिक प्रशासन के कार्य में आखिरी पॉइंट। ओके, आई होप इतना आपको क्लियर है, समझ में आया होगा कि शैक्षिक प्रशासन के कार्य अगर एग्ज़ाम में पूछे तो आप इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे शैक्षिक प्रशासन के नियम या सिद्धांत, हम एक बार समझ लेते हैं शॉर्ट में। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखते हैं, शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत किन्हीं ठोस नियमों का निर्धारण नहीं किया गया है। शैक्षिक प्रशासन पर शैक्षिक विचारों का प्रभाव पड़ता है। इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर शैक्षिक प्रशासन में कुछ नियमों का निर्धारण किया जाता है। ये नियम निम्नलिखित हैं। ओके, अब हम देखते हैं निम्नलिखित नियम कौन कौन से हैं। तो जैसा कि हमने अपने सारे वीडियोज़ में आपसे शेयर किया हुआ है, आपको बताया हुआ है कि हमारा जो एग्ज़ाम है अब वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों पैटर्न पर हो रहा है, तो हमें मुख्य मुख्य जो हेडिंग है वो पता रहेगी, तो हम लिख सकते हैं आराम से। इसीलिए यहाँ पर मैंने हेडिंग लिखा हुआ है, अगर आप चाहें तो इसके अंदर अपने मन से समझ कर लिख भी सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम हेडिंग देख लेंगे, जो मुख्य मुख्य हमारी हेडिंग्स हैं वो हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहला हमारा जो हो जाएगा समानता का नियम या समानता का सिद्धांत लिख सकते हैं। समानता का नियम से हम ये समझ सकते हैं कि सभी को एक समान अवसर मिले, सभी की क्षमताओं रुचियों के आधार पर उन्हें कार्य मिले और उनको एक समान समझा जाए। ठीक है, नहीं कि किसी को ज़्यादा कार्यभार दे दिया जाए और किसी को कम दे दिया जाए। ठीक है, तो इसीलिए समानता का नियम सबसे पहला हमारा नियम हो जाएगा। फिर सहयोग का नियम, यानी कि सभी को एक साथ मिलकर, अभी हमने ऊपर समझा था समायोजन या समन्वय का नियम, अर्थात कि सहयोग का नियम, अर्थात कि जो हमारा है सहयोग का नियम, उसमें सभी जो उच्च अधिकारी तथा जो निम्न अधिकारी होते हैं सभी एक समान मिलकर किसी भी प्रशासन में कार्य करते हैं। तो इसीलिए सभी में एक समान सम्मिलित रूप से संगठनात्मक रूप से एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए तथा आगे बढ़ना चाहिए। एक दूसरे को समान कार्यभार, जैसा कि हमने अभी ऊपर समझाया, समान कार्यभार देकर एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे को
समान अवसर प्रदान करने चाहिए। ठीक है, तो सहयोग के नियम में हम क्या लिख सकते हैं कि जो उच्च स्तर के अधिकारी होते हैं या उच्च अधिकारी होते हैं और निम्न स्तर के जो कर्मचारी वगैरह कर्मचारी वर्ग के लोग होते हैं, उन सभी में एक दूसरे में सहयोग का नियम होना चाहिए। ठीक है, यानी कि एक दूसरे में सहयोग की भावना होनी चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। ओके, स्वतंत्रता का नियम थर्ड पॉइंट हमारा हो जाएगा, तथा फोर्थ पॉइंट हमारा हो जाएगा न्याय का नियम, एंड फिफ्थ हो जाएगा नेतृत्व का नियम। ये सभी आप आराम से लिख सकते हैं एग्ज़ाम में, इसीलिए इसे हम शॉर्ट में समझेंगे और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एक बार अभ्युदय क्लासेज यूपी को, ताकि जो भी वीडियोज़ आए वो आप तक समय तक पहुँच जाए समय। ठीक है, तो हमारा जो 6 पॉइंट इसमें हो जाएगा वैयक्तिक योग्यता पहचानने का नियम। जैसा कि अभी हमने ऊपर समझा था कि जैसा कि हम एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई भी टीचर अगर मैथ्स में बहुत अच्छा है और उसे हम दे देते हैं संस्कृत पढ़ाने के लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो मैथ्स के टीचर हैं और उन्हें संस्कृत दे दिया जाएगा पढ़ाने के लिए तो वो अच्छे से अपना कार्य नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए वैयक्तिक योग्यता यानी कि कौन सा व्यक्ति किसमें योग्य है या कौन से शिक्षक किस विषय वस्तु के जानकार हैं, वो हमारे शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत या नियम के अंतर्गत आ जाता है, जैसा कि व्यक्तिगत योग्यता पहचानने का नियम। ओके, 7 पॉइंट जो हमारा हो जाएगा उत्तरदायित्व की सहभागिता का नियम, तथा 8 केंद्रीयकरण का नियम, और 9 हो जाएगा हमारा नियंत्रण का नियम, जो कि आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, ये आपको अच्छे से समझ में आया हो और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो, यही आशा करती हूँ। ओके, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें अभ्युदय क्लासेज यूपी को, ताकि जो भी वीडियोज़ आए आप तक पहुँचे। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू।